दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो भर्ती निकली हैं उससे संबंधित वीडियो है। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, सिलेबस क्या है और कितने एग्ज़ाम देने हैं इसके लिए। देखिए, एक PCS वाली भर्ती थी, उसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। ये लोअर PCS है, ठीक है। तो लोअर PCS में देखिए यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अगर देखिए आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आयोग आपको इन भर्तियों से संबंधित पूरी जानकारी आपको देगा, ठीक है। आप वेबसाइट पर जाकर www.ukpsc.government.in यानी कि UKPSC की वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आगे देखिए वीडियो देखते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, वीडियो को पूरा देखना। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में PCS की और लोअर PCS की और भर्ती निकली हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकली है, उसके बारे में बता दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। पहले हम लोअर PCS के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर PCS में देखिए विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि है 9 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट जो है आपके 29 अगस्त 2021, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो कब है? देखिए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब से है? 9 अगस्त 2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है? 29 अगस्त 2021। देखिए आज ज़्यादा समय नहीं रहा है, जिसने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है वो ऑनलाइन करा दे। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। 29 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन फ़ीस कटने की जो इसकी डेट है वो भी 29 अगस्त 2021 ही है, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। देखिए पोस्टें कितनी है? 190, यानी कि लोअर PCS में जो पोस्ट आई हैं वो कितनी है? 190 है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। देखिए रिक्तियों का विवरण निम्नवत, देखिए कहाँ से कौन सी इसमें पोस्टें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 190 पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। देखिए यहाँ पर देखिए विभाग दिया है, विभाग का नाम है, यहाँ पर पदनाम भी दिया है और कुल रिक्त पद दिए हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए भी यहाँ पर सीटों का निर्धारण किया गया है कि किसके लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। 36 जो देखिए 36 श्रेणीवार पदों का विवरण है वो इधर दिया। ये हमारे मतलब का इतना नहीं है, आप इधर देखिए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य की कितनी है, अनारक्षित कितनी है, OBC की कितनी है। या आप और यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए पहली पोस्ट इसमें दी गई है राजस्व विभाग। काफ़ी अच्छा विभाग है और राजस्व विभाग में जो पद नाम है क्या है? नायब तहसीलदार, ठीक है। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के जो कुल पद हैं वो कितने हैं? 35 हैं। 35 में से 22 जो पद हैं सामान्य के हैं, 6 पोस्ट है अनुसूचित जाति, और देखिए इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 पोस्टें हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 पोस्टें हैं। तो देखिए ST के लिए यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए पोस्ट नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि इसमें फॉर्म ना डालें, ठीक है। उनके लिए जनरल वाली है, ठीक है, क्योंकि सामान्य जो पोस्टें हैं जनरल के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक तो होगी राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की 35 पोस्टें हैं, ठीक है। और कहाँ पर कितनी पोस्टें किसको कितनी है ये आपको यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं OBC जाति में OBC के लिए कितने हैं, ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट विभाग है गृह विभाग, और गृह विभाग में क्या है? उपकारापाल। उपकारापाल के देखिए कितने हैं? 27 पद हैं और ये विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए जनरल के कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, और अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, और OBC के कितने हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितनी पोस्टें हैं, यहाँ विवरण दिया गया है, ठीक है। गृह विभाग में कितने हैं, यानी कि उप कार्यपाल के कितने हैं? 27 पोस्ट हैं।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के हैं, यानी पूर्ति निरीक्षक के हैं, 28 पद हैं। इसमें देखिए जो यहाँ पर देखिए जो 3 पद दिए गए हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिए गए हैं। विपणन निरीक्षण, इसके 50 पद हैं। जो विपणन निरीक्षक है उसके 50 पद हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कहाँ से किसके लिए कितनी पोस्टें हैं। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी की हैं 9 पोस्टें हैं। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक की हैं 10 पोस्टें हैं। पंचायती राज विभाग में कर निरीक्षक की हैं 2 पोस्टें हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक 2 पोस्टें हैं। देखिए विभाग कौन सा है, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग है, इसमें 2 पोस्टें अलग से हैं। देखिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक। जो ज्येष्ठ है यानी कि जो बड़ा विभाग है उसमें 2 पोस्टें हैं, और जो इसमें गन्ना विकास निरीक्षक है इसमें 23 पोस्टें हैं। और जो खंडसारी निरीक्षक है उसकी 4 पोस्टें हैं। देखिए नेक्स्ट तीसरा जो इसमें पद ये विवरण दिया गया है तीसरे कॉलम का, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षण अर्हता, अधिमानी अर्हता एवं शारीरिक योग्यता शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। देखिए नायब तहसीलदार की अगर बात करते हैं तो नायब तहसीलदार में देखिए कुल पदों की संख्या 35, समूह है, अराजपत्री अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतन देखिए 44,000 स्टार्टिंग में, 44,900 रुपये आपके स्टार्टिंग में मिलेगा, और लास्ट में 1,42,400 रुपये पहुँच जाएगा, और लेवल 7 का आपको वेतन दिया जाएगा। देखिए वेतन काफ़ी अच्छा है इसमें, 44 यानी 45,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं नायब तहसीलदार के लिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। शिक्षित योग्यता इसमें केवल क्या मांगा गया है, आपसे स्नातक मांगा गया है, चाहे आपने BA किया हो या BSc की हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है नायब तहसीलदार के लिए। अगर अधिमानी अर्हताएँ, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। देखिए ये चीज़ जो देखिए अधिमानी अर्हता होती है ना, ये आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का B प्रमाण पत्र हो। उपकारापाल की अगर बात करते हैं, उपकारापाल में देखिए 27 पद हैं। 27 पद में देखिए आपको इसका जो वेतन है वो 35,400 रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा, और 12 देखिए 35,000 आपके 35,400 रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं, शिक्षित अर्हताएँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर 12,400 तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर 1,24,000 होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 यहाँ पर 35,400 अलग आपका स्टार्टिंग में रहेगा। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें भी देखिए आपसे क्या मांगा गया है, स्नातक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और दूसरा इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। देखिए हिंदी का कार्यकारी ज्ञान ऑप्शन है इसमें, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे कि आपको हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है, तो यहाँ पर देखिए कार्यकारी ज्ञान का मतलब क्या है, आपसे हिंदी लिखनी आती हो। भाई आप स्टार्टिंग से हिंदी का काम करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो जो आपको हिंदी लिखने का ज्ञान हो। ठीक है, कार्यकारी ज्ञान से मतलब क्या है, आपका हिंदी लिखनी आती हो। ठीक, दूसरा देखते हैं इसमें, देखिए अन्य अनिवार्य अर्हताएँ। ठीक है, इसमें अन्य अनिवार्य, देखिए ये जो पोस्ट है उपकारापाल की, तो इसमें देखिए अन्य जो शारीरिक दक्षता, ठीक है, जो अनिवार्य योग्यता मांगी गई इसमें शारीरिक दक्षता भी है। क्या है, देखिए इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़े जाति तथा अनुसूचित जाति,
अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1.65। देखिए लड़कों के लिए हाइट 1.65 है और जो महिलाएं हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, देखिए जो 1.65 है और जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए 1.60 हाइट मांगी गई है। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति तो 1.57 हाइट मांगी गई है, 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए सीने का फुलाव भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। देखिए सीना क्या है, बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाव इसका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप शारीरिक दक्षता रखते हैं, ठीक है, आप अगर इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दृष्टि की बात की गई है, 6/6 होनी चाहिए और महिलाओं के लिए भी कहा गया है कि सामान्य व पिछड़े वर्ग जाति की जो महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति की जो अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई क्या है, 1.52, ठीक है। जो महिलाएं हैं उनके लिए 1.52 और जो देखिए पहाड़ी क्षेत्र से हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए 1.47 हाइट होनी अनिवार्य है और वजन कितना 45 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तसल्ली से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक के देखिए 28 पद हैं और 28 पद में देखिए शिक्षित योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्नातक मांगा गया है और यहाँ पर साथ में क्या कहा गया है, देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देवनागरी लिपि का और हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता से हमें मतलब नहीं है, वो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विपणन निरीक्षक, 50 पद हैं। इसमें भी देखिए स्नातक मांगा गया है और स्नातक के साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमा नहीं मांगा गया आपसे कोई हिंदी में या देवनागरी में, केवल ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है श्रम परिवर्तन अधिकारी। देखिए श्रम परिवर्तन अधिकारी की बात करते हैं तो 9 पोस्टें हैं और 9 पोस्टें में आप देख सकते हैं इसमें भी जो आपसे शिक्षित योग्यता मांगी गई है वो स्नातक मांगा गया, आपने स्नातक किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्नातक होना अनिवार्य है, आपने यानी कि आप ग्रेजुएशन आपने किया हो। आबकारी निरीक्षक की अगर हम बात करते हैं तो आबकारी निरीक्षक के 10 पद हैं और इसमें देखिए वेतन 44,000 से स्टार्ट है, यानी लगभग 45,000 है। इसमें भी देखिए स्नातक मांगा है आपसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ में देखिए इसमें फिजिकल भी है जो अनिवार्य अर्हताएं रखता है। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामान्य वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है उसके लिए हाइट पुरुषों की कितनी है, 167.60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 1.52 सेंटीमीटर। अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं की बात करते हैं इसमें तो 147 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। और देखिए अगर सीने के फलाव की बात करते हैं तो केवल पुरुषों के लिए है, सामान्य व ओबीसी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाव के बाद यानी 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाव 81.3 सेंटीमीटर होना अनिवार्य, यानी कि आपका न्यूनतम जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर यहीं महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए वजन रखा गया है, तो वजन कितना है, 45 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कर अधिकारी, ठीक है। कर अधिकारी के 2 पद हैं और इसमें देखिए आपसे आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया, क्या है, विश्वविद्यालय से डिग्री, आप ग्रेजुएशन करते हैं आपको डिग्री मिलती है तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, तो इसमें 2 पोस्टें हैं। इसमें देखिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, देखिए अगर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है तो यहाँ पर कृषि में स्नातक मांगा गया है और दूसरा इसमें क्या शर्त है, कृषि विज्ञान के साथ स्नातक उत्तर की भी उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गन्ना विकास निरीक्षक, तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है, कृषि विज्ञान के साथ स्नातक उत्तर होना चाहिए और विश्वविद्यालय कृषि में स्नातक होना चाहिए। इसके 23 पद हैं। नेक्स्ट है खंडारसारी निरीक्षक, देखिए खंडसारी निरीक्षक, इसके 4 पद हैं और वेतन लेवल 6 का दिया जाएगा। शिक्षित योग्यता देखिए इसमें क्या है, स्नातक, आपने स्नातक किया हो और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, ठीक है। अधिमानी अर्हता में से मतलब नहीं है, कुछ भी कर रखा हो, किया है तो ठीक और नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है।
आयु की अगर हम बात करते हैं, देखिए आयु की बात करते हैं तो आयु क्या है, 21 वर्ष से कम ना हो और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ष की छूट गई है, तो यहाँ पर क्या है, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 43 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको जो SC ST OBC के लिए आयु में छूट दी जाती है, वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। और आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई से की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2021 से आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करते हैं शुल्क की, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा। देखिए अगर आप अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 150 रुपये तो देनी है फीस। इसके साथ 26.55 पैसे आपको GST जो टैक्स लगता है वो भी देना है, या दे रखा है, प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित। तो आपको टोटल कितना 176 रुपये 55 पैसे। OBC के लिए भी 176.55 पैसे। और उत्तराखंड अन्य देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए भी इतना ही है, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 176 रुपये 55 पैसे ही आपका शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं, तो इनके लिए क्या है 86, देखिए इनके लिए क्या अगर बात करते हैं तो 86.55 पैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 86.55 पैसे। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए कितना है 176 रुपये है। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 176 रुपये ही फीस जमा करनी है। फीस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए निम्न नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। देखिए जब आप एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के लिए जाएंगे तो देखिए इन्होंने जो यहाँ पर केंद्र बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, यहाँ पर देखिए 17 केंद्र हैं, 17 केंद्र बनाए हैं। आपके जो सबसे पास में है आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। देखिए सेंटर का नाम दिया है, जैसे पहले नंबर पर हल्द्वानी दिया है, इसका जो सिटी कोड दिया है वो 01 दिया है। तो आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है आप वहीं का कोड डलवाएं। ठीक है, जो हल्द्वानी वाले हैं वो हल्द्वानी का कोड डलवाएं, पास में ही है जो हरिद्वार वाले हैं हरिद्वार वाला। तो यहाँ पर देखिए 17 जो 17 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए जिला 13 हैं लेकिन कोड जो बनाए गए हैं वो 17 बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं देखिए इसके परीक्षा की। देखिए पेपर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं, यथा प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, स्टार्टिंग में जो होगा आपका एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि GK होगा, उसमें GS होगा और आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। मुख्य परीक्षा की अगर बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा देखिए मुख्य परीक्षा विषय परक प्रकार की होगी, विषय परक प्रकार की होगी। और व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी रहेगा आपका इसमें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। देखिए प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षा, ये देखिए 150 अंक की परीक्षा है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा और प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी। देखिए इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग, केवल सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के होंगे, इसमें आपका मैथ इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षा के 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही पेपर है। यह आपका प्री पेपर रहेगा, इसमें ही आप अगर क्लियर करते हैं तो बाकी आपको दूसरे पेपर देने का मौका मिलेगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारित हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए जो आपके मेन एग्जाम होगा उसमें ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये केवल आपके पासिंग मार्क्स लेंगे, आपको इसमें क्लियर करना अनिवार्य है। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा देखिए मुख्य परीक्षा में 2 पेपर हैं आपके। 2 पेपर देखिए 2 पेपर कैसे हैं, देखिए प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र क्या होगा सामान्य अध्ययन का, देखिए GS का होगा 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, ये लिखित रूप में है आपके, ये जो प्रश्न होंगे आपके लिखित रूप में होंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के कितने अधिकतम अंक कितने होंगे, अधिकतम 200 नंबर का आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। ठीक, तो 20 प्रश्न लिखने हैं आपको, तो 3 घंटे का समय बहुत है, आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा इसमें आपका निबंध एवं आलेखन,
दूसरा जो प्रश्न पत्र है आपका निबंध एवं आलेखन का होगा, वो भी 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको 5 निबंध लिखने के लिए दे दिए जाएँ, तो निबंध तो आप लिख ही सकते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना है, बाद वाला एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आपको सारे एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, कंपलसरी लास्ट में मेरिट बनती है। ठीक है, इसके बाद देखिए निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, निबंध एवं आलेखन में आपको 200 में से 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। देखिए व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार इसमें 50 अंक का है। देखिए आपका जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, ये था इसका सिलेबस। देखिए इसके जो सामान्य ज्ञान के अध्ययन से संबंधित पूरा सिलेबस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो ये आपका सिलेबस था, किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन तब जरूर दबा देना। देखिए लोअर पीसीएस की है, पोस्टें अच्छी हैं और आप इसे ऑनलाइन करा लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।